हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि मैम आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो प्रोवाइड कर दिए हैं, बेटर होगा कि आप हमें उसके आंसर्स भी बता दीजिए। सो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के हम आपको आंसर्स भी बता चुके हैं, क्वेश्चंस भी बता चुके हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिनके आने के चांसेस है। तो ये जो वीडियो है ये BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके पास जो मेन कोर हैं PTCD पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट एंड PPI पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो आज की वीडियो में हम PTCD के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, बेटर रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, क्रिटिकली असेस द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी प्रोपाउंडेड बाय ज़ाया बर्लिन। इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी लिखना है और इसी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंदर ही भी ज़ाया बर्लिन के जो पर्सपेक्टिव हैं वो आएंगे। द पैराडॉक्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, टू अटेम्प्ट टू क्रिएट अ थर्ड वे। फर्स्ट है पॉजिटिव लिबर्टी एज कंटेंट एंड सेकंड है रिपब्लिकन लिबर्टी, ठीक है, इसको आपको मेंशन करना है। आगे का पॉइंट है वन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी फ्रीडम एज अ ट्रिएडिक रिलेशंस। इसके अंदर आपको स्वतंत्रता की अवधारणाओं को त्रिपक्षीय संबंध के रूप में बताना है। आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा घुमा के भी लिख सकते हैं ताकि टीचर को, देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है ना कि जैसे आप लोगों को आंसर लिखना है तो उससे पहले सब टाइटल्स डालने हैं। क्यों डालने हैं, क्योंकि जब आप सब टाइटल डालोगे तो टीचर सब टाइटल पढ़कर आपको मार्क्स दे देगा। अब एक वर्ड तो पढ़ेगा नहीं बेचारा बैठ के। उसके बाद है द एनालिसिस ऑफ कंसंट्रेंट, देयर टाइप्स एंड देयर सोर्सेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल फ्रीडम, इज दिस डिस्टिंक्शन स्टिल यूजफुल। देन लास्ट में है आपका कंक्लूजन, ठीक है जी। तो ये सारे आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर अपना मेंशन करना है। ज़ाया बर्लिन का क्वेश्चन 110% आता है, हर साल आता है, तो बेटर है कि आप ज़ाया बर्लिन का ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ज़ाया बर्लिन का लिबर्टी में ही ये क्वेश्चन आपका आता है। बाकी है, अब आगे चलते हैं। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बच्चों को इसमें फ़र्क नहीं पता लग रहा था कि क्या फ़र्क है इसके अंदर, अब हम उस फ़र्क को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखोगे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ठीक है। अवसर की समानता और आपका वो परिणाम की समानता जो है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है आपको वो बताने हैं। देखो, आप लोग जानते हो कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं अवसर की समानता के लिए, ठीक है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 जो है बेसिकली हमारे इन्हीं चीज़ों के लिए बने हैं। तो आपको इसके अंदर पहली बात तो वो वाला आर्टिकल भी मेंशन करने हैं। सेकंड थिंग, अगर मतलब ये उस केस में है जब आप ये पॉइंट्स वगैरह भूल जाओ, ठीक है। अगर आप नहीं भी भूलो तो भी आपको ये पूरे आर्टिकल्स डिफ़ाइन करने हैं, और अगर आप भूल गए तो भी आपको आर्टिकल्स डिफ़ाइन करने हैं, कुछ भी हो जाए। व्हाट इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर बताना है आपको कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्या। क्रिटिसिज्म ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर उसको क्रिटिसाइज़ भी करना है। फिर इनइक्वालिटी ऑफ एथनिसिटी, ठीक है, कि मतलब असमानता और जातीयता क्या है, क्योंकि किसी भी जाति लिंग के आधार पर आर्टिकल 15 के तहत हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो क्या फिर इसके अंदर आर्टिकल 16 और 15 दोनों शामिल होगा। इनफैक्ट आपको आर्टिकल 14 भी करना पड़ेगा, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के सामने सब समान हैं, न जेंडर देखा जाएगा, न पोस्ट देखी जाएगी, ना इंसान देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, कानून के समक्ष सभी समान हैं। व्हाट इज़ इक्वालिटी ऑफ आउटकम, फिर आपको ये बताना है, फिर उसको क्रिटिसाइज़ करना है। देन आप लोगों को कंक्लूजन बताना है। दैट्स इट, आपके पूरे मार्क्स यहाँ पर बैठ गए हैं, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं।
डिस्कस द ग्रेजुअल इवैल्यूएशन ऑफ द आइडिया ऑफ राइट्स। अधिकारों के विचार के क्रमिक विकास की चर्चा करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जी क्या बात आ गई है, अधिकार आपने देख लिया। अब अगर आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो, देखो ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले ही कि अगर कंफ्यूज हो तो जो आपने चैप्टर में पढ़ रखा है ना वही सारा लिखना है, कहीं घूमने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर हमारे राइट्स क्या हैं, हमें अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, फिर सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स जो आते हैं वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स में आते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तो आप लोग राइट्स पढ़ोगे। ठीक है, 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स पढ़ोगे, पूरा डीपली पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि 3 जनरेशन ऑफ राइट्स कैसे कब क्यों आगे बढ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है सिविल एंड पॉलिटिकल, सेकंड है सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स, एंड थर्ड है सॉलिडेरिटी राइट्स। ठीक है, मतलब एकजुटता के अधिकार जो है आपको दिए गए हैं वो सारे आपको यहाँ मेंशन करने हैं। फिर आर सम राइट्स मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, क्या कुछ अधिकार दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको मेंशन करना है। क्या आएगा इसके अंदर, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कुछ अधिकार बाकी की तुलना में महत्वपूर्ण हैं। जस्ट लाइक आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ, जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तभी से उसको राइट टू लाइफ दे दिया जाता है, ताकि वो जब बाहर आए तो उसके पास एक राइट टू लाइफ हो। उसको बाहर आते ही ना मारा जाएगा, ना पीटा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, उसको राइट टू लाइफ मिल चुका है ताकि वो बाहर आकर ज़िंदगी अपनी सुकून से जी सके, इनफैक्ट बाहर आकर सांस ले सके। तो राइट टू लाइफ जो है बाकी अधिकारों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ के बगैर आप लोग, हम लोग, मैं, आप सब, कोई भी नहीं जी सकता है। अगर हमसे राइट टू लाइफ छीन लिया जाएगा दैट मीन कि हम लोगों को जान से मार दिया जाएगा किसी भी तरीके से। तो ये वाली चीज़ इसके अंदर आएगी। उसके बाद अदर अकाउंट फॉर कोर एंड अदर राइट्स, मूल और अन्य अधिकारों के लिए अन्य खाते। द एडवांस ऑफ साइंस, मूल और अन्य अधिकारों के अन्य खाते के अंदर आपको लिखना है कि कैसे कुछ अधिकारों के लिए, वैसे तो सारे अधिकारों का उल्लंघन होने पर, उनकी बेइज्जती होने पर हम सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, इन्होंने बोला है कि मूल और अन्य अधिकारों के लिए अन्य खाते क्या हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल आर्टिकल 22 है, अपराधी को आर्टिकल 22 के तहत कुछ राइट्स दिए जाते हैं और उसके अलावा कुछ पिटीशंस दी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है कि मूल और अन्य अधिकारों को किन अन्य खातों के अंदर रखा जाता है, कि एक अपराधी भी अपने लिए वकील हायर कर सकता है, अपने लिए अगेन एंड अगेन अपील कर सकता है कि भाई मैंने कोई गलती नहीं करी, अगर करी है तो दोबारा खोजबीन करो, हो सकता है आप लोगों से गलती हो गई हो, भाई मैंने तो कुछ नहीं करा। तो ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ये अन्य खाते के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है जी, तो ये आपको बतानी है। द एडवांस ऑफ साइंस, विज्ञान की उन्नति हुई तभी हमें राइट्स भी मिल पाए, अदरवाइज नहीं मिलते। देन आपका कंक्लूजन यहाँ पर हाजिर है। ठीक है जी, ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। जॉन रॉल आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस, जॉन रॉल का वैश्विक न्याय विचार लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन लिखना, द बेसिक्स ऑफ ग्लोबल जस्टिस लिखना। बेसिस ऑफ ग्लोबल जस्टिस लिखने के बाद ही इसमें जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, वो क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल जस्टिस है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही साथ ग्लोबल जस्टिस एंड क्लाइमेट चेंज, वैश्विक न्याय और जलवायु परिवर्तन भी लिखना है। देन आपको कंक्लूजन लिखकर अपना आंसर कंप्लीट कर देना है। सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट वे में आंसर आपका बड़ा भी हो जाए और अच्छा भी रहे, और आप जो मेन पॉइंट पूछा गया है वो भी बता सको। मैंने आपको वही आंसर बताए हैं। What do you understand by positive freedom? Assess the viewpoint that justification for positive freedom may eventually lead to authoritarian. भाई आपसे पहले तो पूछी जा रही है पॉजिटिव फ्रीडम, सकारात्मक स्वतंत्रता पूछी जा रही है, तो आप पहले सकारात्मक स्वतंत्रता बताओ कैसे। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर पॉजिटिव फ्रीडम बताओ। पॉजिटिव फ्रीडम बताने के टाइम पर ही जो आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव फ्रीडम पढ़ी है वो बताना बेटर होगा। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर बताना, क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस पे पढ़ रहे हो। फिर इंडिया पर
आ जाना। अब इंडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के कुछ क्लॉसेस के तहत हमें दी गई है, ठीक है। स्पीच ऑफ फ्रीडम, उसके साथ है हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, तो ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो आर्टिकल 19 कुछ क्लॉसेस प्रोवाइड करता है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आती है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने बोलचाल, अपने पर्सपेक्टिव्स को सामने रख सकते हैं, गवर्नमेंट के भी, लोगों के सामने भी, पूरा ग्रुप बनाकर भी, बिना अस्त्र शस्त्र वेपन्स यूज़ करके, सब तरीके से। तो स्पीच ऑफ फ्रीडम के अंदर आपका ये वाली चीज़ आ जाएगी। द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, अनुपातिक परीक्षण यहाँ पर आएगा कि किस तरीके से आप उसको अनुपात के रूप में लेकर चले, कि ना आपने धर्म के आधार पे बोला ताकि दंगे ना हो, ना आपने किसी एक रिलीजन के लिए बोला ताकि तब भी दंगे ना हो, ठीक है, ना आपने कुछ ऐसा बोला जिससे लोग भड़क जाएं, पथराव होने लगे, मारने लगे। तो ये वाली चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अ ड्यूटी बेस्ड जस्टिफिकेशन अप्रोच, कर्तव्य आधारित न्यायोचित दृष्टिकोण। भाई अब यहाँ आ जाती हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दैट्स मीन फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स। आपको यहाँ पर दोनों बताने हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक की, रिट्स तक का आपको बताना है सारा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वो करना है, फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ बतानी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम सब की हैं, ठीक है। जैसे DSPS हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो राज्य के लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के लिए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ राज्य और हम लोग दोनों के लिए हैं। तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस, अब आती है कि जस्टिस की ड्यूटी क्या है, न्याय दिलाना, ठीक है। अब इसके अंदर आप आर्टिकल 14 और 15 को एक्सप्लेन करोगे कि कानून के समक्ष सब समान हैं, तो इसी वजह से हमें न्याय भी मिलता है। और आर्टिकल 15 हमें बोलता है जाति और लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर और रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो आएगा। इज़ द लैंग्वेज ऑफ ड्यूटीज़ डेंजरस, कर्तव्यों की भाषा खतरनाक है। आप इसमें ये लिखोगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भाषा, मतलब कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैंने आपको दिया है कि आपको इज़ाया बर्लिन का आंसर लिखना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सबको अपना अपना लिखना है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाषा कैसी है, आप उसको किस पर्सपेक्टिव में मुझे एक्सप्लेन करके बता रहे हो, आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वो चीज़ें आएंगी इसके अंदर। देन आपका आ जाएगा कॉन्क्लूजन, ठीक है जी। ये भी आपका पूरा हो गया। डिस्कस द लिमिट ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सीधी सीधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बतानी है। तो सबसे पहले परिचय बताना, फिर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व और उसकी जो नीड है, आवश्यकता है, वो बताना, वर्ल्ड के बेस पे भी, इंडिया के बेस पे भी। फिर हेट स्पीच एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको बतानी है, ठीक है। फिर लिमिट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच बतानी है कि बोलने की आज़ादी की सीमा क्या है। आर्टिकल 19 के तहत हमें कुछ क्लॉसेस प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अंदर अगर हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है तो हमें उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी दी गई हैं, ठीक है। स्पीच की स्वतंत्रता में हम कुछ अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, धर्म को बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसी के साथ आगे चलते चलते हम संघ बना सकते हैं, ठीक है, संघ बनाकर अपनी बातचीत रख सकते हैं। उसके अंदर भी हम किसी वेपन का या किसी भड़काऊ वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, वैसे ये आएगा नहीं, जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब घूमने फिरने की स्वतंत्रता में बेसिकली आप लोगों को हर जगह जाने की परमिशन है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आप नहीं जा सकते हैं, जैसे DNDR है, इसरो है, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये टाइप की चीज़ें जहां पर आपको लिमिट लगाई गई हैं, लिमिटेशंस दी गई हैं। देन आपको दी जाएगी कंक्लूजन, आपको देना है कंक्लूजन, फिर आपका ये जो आंसर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी बतानी है, तो इंट्रोडक्शन बताना, फिर उसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताना, फिर सिविल लिबर्टी बताना, पॉलिटिकल लिबर्टी बताना, उसके उदाहरण देना, कंक्लूजन बताना, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को बताना, देन क्रिटिसाइज करना, उसके बाद कंक्लूजन लिखना, ठीक है। मैं उदाहरण के बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी बताना भूल गई हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, बट आप बीच में ये जो आंसर है यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उसको ना साथ में क्रिटिसाइज भी कर देना तो बेटर रहेगा, चाहे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो या नहीं गया हो, थोड़ा सा उसका क्रिटिसाइज
वाइज लिख देना। देन आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, दैट्स इट। तो ये थे आपके आंसर्स सारे क्वेश्चंस के। बाकी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप एक बार जो क्वेश्चन वाली वीडियो है उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर भी आपको कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बता रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो होप सो कि आप लोगों के अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहे हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।